नाज़रीन, मेगा मेगा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सब ने इजराइल और अमेरिका को वार्न किया, ट्रंप को वार्न किया कि ईरान के साथ मत टकराना, वगरना जो है वो भस्म हो जाओगे और ये जंग जो है वो आलमी जंग का खतरा होगा, एक न्यूक्लियर जंग का खतरा होगा। इस जंग का स्केल बहुत बड़ा होगा। ईरान आइसोलेटेड नहीं है, ईरान की मिसाइल पावर बहुत ज्यादा है। ईरान जो है वो सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देगा, तुम्हारे एयर डिफेंस को चीरता हुआ तबाही मचा कर रख देगा। लेकिन एक एरोगेंट शख्स जो ऑलरेडी लाखों लोगों को शहीद कर चुका है, उसने बदमाशी और तकब्बुर और सफाकियत और जो है वो एक मिसकैलकुलेशन के अंदर आकर ईरान के ऊपर हमला किया। लेकिन अब उसका अंजाम करीब है। अब इजराइल वाकईतन उस सिचुएशन के अंदर आ चुका है कि इसका बचना मुश्किल नजर आ रहा है और अगर मजीद आगे जंग लड़नी है तो वो कीमत से भरपूर होगी। इजराइल को वो कीमत चुकाना पड़ेगी जो आज तक उसने नहीं चुकाई है। तो एक तरफ एक लंबी आगे बड़ी जंग खड़ी है जिसमें इजराइल की तबाही इतनी बड़ी होगी कि उसके बाद पता नहीं इजराइल का सर्वाइवल कैसे होगा। और दूसरी तरफ इजराइल की सीज फायर की सूरत के अंदर शिकस्त फाश यहां पर खड़ी है। नाज़रीन, प्यूटन के बाद ईरान के दूसरे दो सबसे बड़े इत्तेहादी इस वक्त जंग में आ चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चीनी सदर प्रीमियर शी जिनपिंग, एक दबंग शख्सियत और दो टोक अंदाज के अंदर बात करने वाले, वो ईरान के हवाले से बिल्कुल खुलकर मैदान के अंदर आ चुके हैं। उसके साथ किम जोंग उन, साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला शख्स, दबंग और बहादुर तरीन शख्स और द रॉकेट मैन जिसको कहा जाता है, भरपूर अंदाज के अंदर इस वक्त ईरान की मदद को आ चुके हैं। दरअसल पिछले 2-4 दिनों के अंदर इन मुल्कों के आपस में राब्ते हो रहे थे। सरजाई शुगो जो है वो नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे प्यूटन का खास पैगाम लेकर। इसके अलावा प्यूटन की चाणक्य के प्रेसिडेंट के साथ कॉल पर बात हुई, तो ये आपस में जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। और जंग के पहले 2-3 दिन जो है वो प्यूटन ट्रंप के साथ राब्ते में थे और बस ऐसा लग रहा था कि वो सीज़फायर जब हो जाएगा, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। प्यूटन क्लैरिटी के साथ ट्रंप के साथ बात कर रहे थे, लेकिन जंग नहीं रुकी, मामला आगे बढ़ गया। और अब जब ये खतरा है कि अमेरिका अटैक करने वाला है, तो फिर अब इनकी आपस में डिस्कशन हुई कि भाई फिर आगे क्या करना है। तो खोलकर पहले प्यूटन, फिर चीनी सदर और अब किम जोंग उन भी जब मैदान के अंदर आ चुके हैं। दोनों की तरफ से भरपूर ईरान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है। सिफारती, सियासी, मिलिट्री, हर तरह की सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है और इजराइल को खबरदार किया गया। और किम जोंग उन, द रॉकेट मैन, वो तो बहुत आगे चले गए हैं इजराइल के खिलाफ, वो तो बहुत आगे चले गए हैं। इस वक्त सूरत हाल नाजुक है। नाज़रीन, सूरत हाल नाजुक है। उधर ट्रंप जो है वो 1 घंटे बाद सिचुएशन रूम के अंदर होगा और सिचुएशन रूम में तभी जाया जाता है जब हमला करना हो। तो सिचुएशन रूम के अंदर होगा ट्रंप और ईरान के हवाले से कोई अमेरिका हमले का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक एरर है वो फैसला कर सकता है। और बरतानिया इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। बरतानिया हाई अलर्ट के ऊपर है क्योंकि बरतानिया देख रहा है कि क्या वो अमेरिका के साथ इस जंग में होगा या नहीं होगा। अब बरतानिया को फैसला करना है। अब देखें ना, हर मुल्कों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये जंगें अब इन मुल्कों का मुस्तकबिल तय करेंगी। फ्रांस पीछे हट गया, बड़ी समझदारी का उसने मुजाहरा किया है। मैक्रोन को बात समझ में आई है कि ये वो वाली जंगें नहीं, अब ये वो वाली दुनिया नहीं है। मैक्रोन ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए पीछे हट गया है और उसने इजराइल को कसूरवार ठहराया और कहा कि फिलफौर ये अपने हमले बंद करे और डिप्लोमेसी की उसने बात किया। बरतानिया को फैसला करना है। ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, जो बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ आए हैं, इनकी जो पार्टी है ये वही पार्टी है जो टोनी ब्लेयर की थी। और टोनी ब्लेयर इंतहाई पॉपुलर शख्स था जब वो हुकूमत के अंदर आया, लेकिन फिर क्या हुआ, बुश की जंगों के साथ चला गया। तो बरतानिया की इकॉनमी को जितना नुकसान पहुंचा, बरतानिया की इमेज को जितना नुकसान पहुंचा और खुद इस पार्टी को जितना नुकसान पहुंचा, एक पॉलिटिकल प्राइस पे करना पड़ी। ये 2010 से लेकर फिर ये दरमियान में कितना टाइम ये गुजर गया, ये आज अब हुकूमत के अंदर यानी अभी आए हैं 2025 के अंदर, तो पॉलिटिकल प्राइस भी है। और आज की दुनिया, आज की इकॉनमी, आज के मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, सऊदी अरेबिया से $10 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं और इस जंग में तमाम रीजनल जो ममालिक हैं उनके मफादात खतरे में है, गल्फ के मफादात खतरे में है। तो इन मुल्कों को बड़ा फैसला करना है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे तो फिर देखिए कितना बड़ा वाक़या होगा। फिर तो अमेरिका बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया, लेकिन जाएंगे तो फिर इनके लिए भी बहुत ज्यादा वहां पर। तो ये इन्होंने एक ऐसी लड़ाई छेड़ी है कि इन्होंने बिला वजह अपने एम्पायर को खतरे में डाल दिया है। अब अगर पीछे हटेंगे तो सबके सामने इनकी हकीकत खुलकर आ जाएगी। अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे तो फिर रॉकेट मैन खड़ा है, आगे फिर चीनी सदर खड़े हैं और आगे तो फिर प्यूटन खड़े हैं और सुप्रीम लीडर खड़े हैं, ठीक है ना। तो आगे ईरान की वो ताकत खड़ी है जो वो कह रहे हैं हम 1 साल तक रॉकेट और मिसाइल इनके ऊपर दागते रहेंगे और लाखों ड्रोन हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं और जो बाकी हमने बनाने और ये बाहर से आने हैं वो अलग है। आगे ये वाला ईरान खड़ा हुआ। तो इन्होंने बहुत बदमाशी की है, बहुत मिसकैलकुलेशन की है। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, इसके खदशात मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो ईरान के इत्तेहादी हैं वो मैदान के अंदर उतर चुके हैं और वो वार्न कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जो ईरान के रीजनल इत्तेहादी हैं, हिजबुल्लाह, उन्होंने ऐलान कर दिया है। इराक की कताब हिजबुल्लाह, उन्होंने ऐलान कर दिया है। यमन, अब देखें ना, यमन इतने हमले नहीं कर रहा, उसकी बजाय वो अमेरिका के लिए बैठ गए इंतजार कर, क्योंकि रिंग में अब ईरान और इसराइल हैं। तो ये बाकी सारे जो बाहर बैठ गए हैं
कि ठीक है ईरान और इसराइल लड़ेंगे तो हम बाहर बैठेंगे, लेकिन अमेरिका आएगा तो फिर हम आएंगे। तो यमन भी थोड़ा सा पीछे हो गया, ठीक है ना। वो ईरानी मिसाइल जा रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं, कोई मोमेंट नहीं है वहां पर जब धमाके ना हो रहे हैं। तो ये वार्न कर रहे हैं, ये रीजनल इत्तेहादी और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल एलाइज हैं ईरान के, ठीक है ना, तो वो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया वो भरपूर अंदाज के अंदर जो है इस वक्त खड़े हो गए हैं। तो इसलिए इस जंग का जो स्केल है ये आलमी जंग होगी। और अमेरिका को एक और खतरा है, अमेरिकी जो जनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा वार्न कर रहे हैं ट्रंप को एक और बात के ऊपर, और वो बात क्या है, ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपनी लॉजिस्टिक्स, अपनी वेपनरी, अपने रिसोर्सेज जो है वो साउथ चाइना सी से निकालकर मिडिल ईस्ट में लेकर आ रहे हैं। अभी ये सेक्रेटरी डिफेंस साहब जब वहां शंग्रीला में सिंगापुर के अंदर धमकियां लगा रहे थे चाइना को कि हम पैसिफिक में आ गए हैं, हम यहां पर रहेंगे, वो सारा निकालकर मिडिल ईस्ट लेकर आ रहे हैं। अब वो अमेरिकी जनरल जो है वो वार्न कर रहे हैं ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब वो अगर चीन पीछे से ताइवान ले गया तो फिर हमें ना कहना कि ये मिलिट्री की मिसकैलकुलेशन थी, क्योंकि ताइवान क्या है, मतलब चाइनीज फौजें जो है वो उतर गई कैपिटल में और गवर्नमेंट बिल्डिंग तक पहुंच गई, तो फिर क्या होगा भाई, उन्होंने वहां पर जाकर कोई ऐसी जंग नहीं लड़नी है कि वो इधर से शुरू होंगे और लैंड कब्जा करते चले जाएंगे, कंट्रोल करते चले जाएंगे और फिर जाग तक कैपिटल, नहीं, वो और तरह का ऑपरेशन होना है। उन्होंने वहां तो बस गवर्नमेंट के साथ उनका मामला है, लोगों को तो वो अपना समझते हैं, वो अपना हिस्सा समझते हैं, ठीक है ना, तो लोगों के साथ तो वहां पर वो वाली जंग, बस उन्होंने वहां तक एंटर होना है। तो ये सारे इधर आ रहे हैं, इनकी सारी फोकस इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, एयरक्राफ्ट कैरियर। और फिर अगली बात है, वो एयरक्राफ्ट जो वहां से चले हैं उनको भी 7 दिन लगने हैं यहां तक पहुंच, और इसराइल की पिटाई हो रही है। और अगर उधर से चाइना ने हमला कर दिया तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ के तो वहां पर नहीं पहुंच जाएंगे, तो वो तो 7 दिन मजीद वापस जाते हुए लगेंगे, ठीक है। तो इनकी अकल जब वो ठिकाने आ जाएगी। तो अमेरिकन जनरल जब वो वार्न कर रहे हैं, फिर ये ना कहना वो ताइवान निकल गया, तो उधर चीन जब वो किसी भी होगा सरप्राइज अटैक जब वो कर सकता है। और इधर क्या हो रहा है, ये कॉलोनी कोलैप्स कर रही है, बिल्कुल कोलैप्स कर रही है। अब जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके बाद मुझे बताइए कि क्या बच गया है। दहाइयां इन्होंने जुल्म उठाया है, इनको जो है ना, इस रीजन के लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि यहां पर हमें जगह मिली, है ना। ये रीजन ने भी इनको मान लिया, भाई गवर्नमेंट्स ने भी मान लिया, फिलिस्तीनियों ने भी तस्लीम कर लिया ओस्लो अकॉर्ड में, ईरान ने भी कह दिया कि ठीक है, मतलब वो भी आखिर तक अमन के लिए, मतलब उनका चलो देखी जाएगी। लोगों ने रास्ता लिया, डिप्लोमेसी का रास्ता लिया, चलो ठीक है आ गए हैं तो रहेंगे। उनको ज़ानिस प्रोजेक्ट से मसला था, उनको मसला था ये फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते हैं, इससे हमें मसला है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने इस बात की शुक्रगुजारी नहीं की कि हम यहाँ पर आ गए हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि इन्होंने इस रीजन में तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत, उसकी नई नई मिसालें कायम की। और इनको जरा अंदाजा नहीं था कि ये कितने के हैं, ठीक है ना। यहां पर मतलब कभी भी छोटी ताकतें जो बड़ी ताकत के ऊपर, यानी एक तरफ ये इसराइल है और दूसरी तरफ जब इतने ज्यादा मालिक, ये कब तक अपनी ये जुल्म बर्बरियत जारी रख सकेंगे। अब जरा खबर देखिए, शेल्टर्स के अंदर इसराइली महफूज नहीं है। अभी जो ईरान ने मिसाइल दागे हैं, शेल्टर्स के अंदर इसराइलियों की कैजुअलिटीज हो गई हैं। अब मुझे बता दीजिए कि अब क्या करना है। 56% जो इसराइली सेटलर्स हैं वो शेल्टर्स के अंदर ऑलरेडी नहीं है, उनके लिए शेल्टर्स नहीं है 56%। बाकी जो हैं वो शेल्टर्स में जाते हैं, उस शेल्टर्स के अंदर मिसाइल टकरा गए और डायरेक्टली नहीं टकराए हैं, मिसाइल साथ कहीं जाकर टकराए हैं, उनकी जो शॉक वेव्स हैं वो शेल्टर्स कोलैप्स कर गए। और उन्होंने अब इसको तो कहा कि शेल्टर से उल्टा दूर रहें, और शेल्टर तो पूरा कोलैप्स हो सकता है। और ये कैजुअलिटीज हुई हैं ताज़ा तरीन हमलों के अंदर। इसराइल ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि शेल्टर्स महफूज नहीं है। अब मुझे बता दें कि किधर जाना है। ऊपर से एयर डिफेंस फारिग हो गया, नीचे से शेल्टर फारिग हो गए, अब किधर जाना है मुझे बताइए। तो ये इन्होंने मिस कैलकुलेशन सिर्फ की है, मिस कैलकुलेशन, तकब्बुर का मुजाहरा किया है, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। ये जंग इनकी बनती ही नहीं थी। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई ये रीजन बेबस है, ये क्या कर लेगा, हमारी एयरफोर्स है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, ठीक है ना, हमने तो इराक शाम सबको तबाह कर दिया। ईरान की क्या हैसियत, तकब्बुर का मुजाहरा किया। और अब इनको जब भुगतना पड़ रहा है, शेल्टर्स जहां पर जब फारिग हो गए, और वहां पर अमेरिका में शदीद तरीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और बरतानिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि बरतानिया का भी है ना कि वो जंगी तैयारी यहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं, तो वो क्या जंग का हिस्सा, बरतानिया के अंदर जब प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और अमेरिका के अंदर वो भरपूर तहरीक जो है वो जारी, वो आपके सामने रखेंगे। और चीन और जो नॉर्थ कोरिया का रिएक्शन आया, मैं आपके सामने हेडलाइंस रखने जा रहा हूँ। और पहले प्यूटन का इंतजार था, ठीक है, देखिए ये बात तो हमें पहले दिन से क्लियर थी कि भाई रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ हैं। सवाल ये था किस हद तक साथ हैं, किस हद तक आएंगे। तो अब जरा देखिए चीन के जो सदर हैं उनका रिएक्शन आया है। साथ उन चीन और ओमान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। और ओमान के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट चाइना क्यों जारी कर रहा है, क्योंकि ओमान साल से करवा रहा था। चीन बड़ी विजडम, तो ओमान के साथ में उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान तो बिल्कुल सही जा रहा था, मुज़ाकरात कर रहा था। बदमाशी यहां पर किसने दिखाई है, चाइनीज प्रेसिडेंट टू इजराइल, सीज फायर एज सून एज पॉसिबल।
बेहतर यही है कि जितना जल्दी है सीज फायर कर लो, ठीक है ना, सीज फायर कर लो। चीन के सदर ने, मैंने आपको बताया ना कि जो ज़ेलेंस्की है, जब जंग शुरू हुई तो चीन ज़ेलेंस्की के पास गया और कहा कि हम रशिया के साथ आपका मामला सेटल करवा देते हैं, ये मामला आगे मत बढ़ाओ, ठीक है, सीज फायर करवा देते हैं। और ज़ेलेंस्की साहब टावर पे चढ़े हुए थे, पीछे अमेरिका खड़ा था, यूरोप खड़ा था, चाइना की बात नहीं मानी। चीन ने कहा था सीज फायर कर लो, नहीं किया। उसके बाद आज यूक्रेन का हशर क्या है, तो चीन को जंग की बात नहीं करता, ये कहता है सीज फायर कर लो, ठीक है ना। तो पीटर ने कहा, हमने प्रपोजल भी भेज दिया और असलहा भी ईरान को भेज दिया। तो चीन का इस वक्त असलहा, वो तो यमन, अमेरिका कह रहा है कि वो तो यमन को चीनी सैटेलाइट कंपनी जब इंटेलिजेंस दे रही है, तो यहां तो चीन भरपूर अंदाज के अंदर सपोर्ट असलहा दे रहा है, भरपूर अंदाज के अंदर। चीनी सदर ने इसराइल को पैगाम दिया कि सीज फायर कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। चाइना ओमान स्लैम्स Israeli strikes on Iran as illegal. The Israeli attacks on Iran is a flagrant breach of United Nations Charter and international law. और उन्होंने कहा कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा जो इजराइल है। गैर मामूली रिएक्शन ये चाइना का इस वक्त सामने आया, बिल्कुल, यानी चीन का अपना अंदाज है। हम तो अमन की बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर यही वाला रास्ता ले लो, दूसरा रास्ता जो ना बड़ा खतरनाक है, ठीक है, उस रास्ते के ऊपर मत चलो। नॉर्थ कोरिया स्लैम्स इजराइल एज अ कैंसर लाइक एंटिटी फॉर मिडल ईस्ट पीस। मुझे सिर्फ ये बता दें, 57 इस्लामिक कंट्री, एनी ऑफ देम इस तरह का बयान दे सकता है। मैंने कहा कि किम जोंग उन वो कुछ ज्यादा ही आगे चले गए, ठीक है ना, और उन्होंने बिल्कुल जो सही बात करने वाली की है। और ये बात पहले भी कोट कर चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया जो है ना, नॉर्थ कोरिया इसराइल को नहीं मानता, चाइना रशिया इसराइल को मानते हैं। और नॉर्थ कोरिया एक तो वो मुल्क है जो नहीं मानता, और किस लिए नहीं मानता उसने वो वजह भी लिखी हुई है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वजह लिखी हुई है। हालांकि इस्लामिक कंट्रीज जिनके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि इजराइल के लिए वैलिड नहीं, उन्होंने भी ये रीजन नहीं लिखी हुई, उन्होंने भी ये रीजन नहीं लिखी हुई जो नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इजराइल के वाले रीजन लिखी है कि हम क्यों नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो मुल्क है ही नहीं, ये तो एक अमेरिका की प्रॉक्सी है, ये नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ। और आज किम जोंग उन क्या कह रहे हैं, इजराइल मिडिल ईस्ट का कैंसर है और कैंसर को निकालने के लिए फिर सर्जरी करना पड़ती है। ये पूरा जो फसाद बरपा हुआ है इसकी वजह से हुआ है, तो सर्जरी की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया कंडेम रीसेंट स्ट्राइक ऑन ईरान, कॉल्स इजराइल कैंसर लाइक एंटिटी फॉर पीस विद वेस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट को असल में ये वेस्ट एशिया ना, ये तो यूरोप वाले कहते हैं मिडिल ईस्ट, उनके ईस्ट के मिडिल में आता है, यहां के लोगों के लिए तो ये वेस्ट एशिया ना, असल में है ही वेस्ट एशिया, एशिया के वेस्ट के अंदर है। तो वेस्ट एशिया में अमन के लिए जो कैंसर लाइक एंटिटी है इजराइल है। अब उनके लिए वो चूजन पीपल और वो सारा, अब आप जरा देख रहे हैं, मतलब दुनिया बिल्कुल कैटेगोरिकली खड़ी हो गई है। नॉर्थ कोरिया स्लैम्स इजरायली अटैक्स ऑन ईरान, एक्यूजेस यूएस ऑफ फैनिंग फ्लेम्स ओवर वॉर। अमेरिका हमला करने जा रहा है तो अमेरिका को पैगाम दिया, तुम ये जलती के ऊपर तेल का काम करने आ रहे हो ना, इसकी तरफ मत आना। देखिए, हमने पहले दिन जिस दिन अटैक हुआ था, हमने कहा था ये ब्रिक्स की वॉर है, ये ब्रिक्स की जंग है, ये चाइना के खिलाफ जंग है और ब्रिक्स खामोश नहीं बैठेगा। आज ईरान है, कल जो है वो नॉर्थ कोरिया होगा, फिर कोई दूसरा मुल्क होगा, फिर जो है वो उर्दगान के खिलाफ रिजीम चेंज होगा, फिर अल्टीमेटली चीन के ऊपर हमला होगा। तो ये ब्रिक्स की वॉर है। नॉर्थ कोरिया वॉर्न्स यूएस ओवर ईरान, ब्लास्ट इजराइल एज अ कैंसर लाइक एंटिटी फॉर पीस। नॉर्थ कोरिया स्लैम्स स्ट्राइक ऑन ईरान, लेबल इजराइल एज अ कैंसर लाइक एंटिटी। टीआरटी टर्किश मीडिया। नॉर्थ कोरिया कम्स टू ईरान बैकिंग, ईरान की मदद को आ गया नॉर्थ कोरिया। टर्की मीडिया कॉल्स इजराइल अ कैंसर लाइक एंटिटी फॉर पीस। उन्होंने कहा कि ये जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं अनपर्डनेबल। नॉर्थ कोरिया ना, अभी वहां पर सैलाब आए, तो सैलाब जो आए तो उसमें कैजुअलिटीज हुई, तो किम जोंग उन ने कहा कि ये जो जिम्मेदार है ना, उनको डेथ पेनल्टी होगी, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया का मामला उन्होंने कहा कि ये सैलाब आया, वहां पर गफलत हुई ना, उन्होंने पहले इन्फॉर्म नहीं किया, यानी गफलत, उन्होंने कहा डेथ पेनल्टी होगी, वहां पर लोग मारे गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं ये अनपर्डनेबल है, इसकी माफी नहीं दी जा सकती जो ईरान के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। एंड एक्यूजेस तल अवीव ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये तल अवीव जो है वो ये टेररिस्ट स्टेट है, ठीक है। ये वाली अब बात होगी। तो वही बात कि ईरान की जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं होगी, वो एक लार्जर वॉर होगी, और वो एक ऐसी वॉर होगी जो ब्रिक्स की वॉर होगी। वो एक ऐसी वॉर, आज टाइम्स ने क्या लिखा, दी टाइम्स ने, उसने कहा कि, और फिर वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, उन्होंने कहा कि एक शख्स है जो दुनिया को न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जा सकता है, एक शख्स के हवाले से बड़ा खतरा है कि वो न्यूक्लियर जंग की तरफ लेकर जा सकता है, उस शख्स का नाम ट्रंप है। ये वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है,
ठीक है ना, और द टाइम्स लिख रहा है। यानी कि इसको प्रेजेंट कैसे किया गया था दुनिया के सामने, मसीहा, अमन लाने वाला। और इसकी हकीकत देखिए, वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है एक ही शख्स है दुनिया में जो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जा सकता है, उसका नाम है ट्रंप। इसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था ये बंदा ठीक नहीं है, और जॉन बोल्टन ने कहा था मुझे खौफ है ये जब दोबारा से आ रहा है दुनिया में क्या तबाही मचने जा रही है, दुनिया को ये कैसे जंगों की तरफ धकेलने जा रहा है। तो अमेरिकन साहब खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ बिट्रेयल हुआ है, ये ट्रंप ने हमारे साथ झूठ बोला है। अमेरिकन वहां पर खड़े हो गए। अब सारी बात ट्रंप के पास पावर है, वो अगर यहां पर फैसला करता है तो जैसे इसराइल के लिए ये 7 दिनों में फैसला हो गया है कि उसकी ये गलती थी, अमेरिका के लिए भी ये चंद दिनों का मामला होगा और उसका फैसला हो जाएगा कि उसने ये कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं आपके सामने हेडलाइन रखता हूं, इजरायली मीडिया शेल्टर्स एक्सपोज्ड इनइफेक्टिव अगेंस्ट ईरानियन मिसाइल्स। करना क्या है, इस इजराइल का क्या करना है मुझे बताइए। वो कह रहे हैं शेल्टर जो है वो एक्सपोज हो गए हैं कि वो तो इनइफेक्टिव है। भाई यहां पर तो यही मामला चला हुआ है, शेल्टर, वो शेल्टर में चले जाते हैं, ऊपर से एयर डिफेंस है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से एयर डिफेंस फारिग, नीचे से शेल्टर फारिग। वो कह रहे हैं खुद इसराइल ने कंफर्म किया है कि वो शेल्टर फारिग है। अब शेल्टर में हम कोई गारंटी नहीं देते, शेल्टर में जाओगे ईरानी मिसाइल वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये बात, और उन्होंने फिर आगे बताया कि ये मिसाइल इतने इफेक्टिव है कि जरूरी नहीं कि मिसाइल शेल्टर के ऊपर आकर गिरे तो ये कोलैप्स होगा। अगर ये चंद मीटर दूर भी गिरे ना, शेल्टर पर डायरेक्ट नहीं गिरा, करीब किसी बिल्डिंग पर आकर गिरा, तो भी शेल्टर कोलैप्स हो जाएंगे। उसकी शॉक वेव्स इतनी है, इतने हैवी वॉर हेड्स वाले जो मिसाइल हैं वो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। कंक्रीट जो शेल्टर बनाए गए हैं और ये इनइफेक्टिव साबित हो रहे हैं, कंक्रीट के ये बने हुए शेल्टर हैं, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। और शेल्टर पोजीशन अक्रॉस नॉर्दर्न रीजन आर नाउ बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज अनसेफ। वो कह रहे हैं अब तो वहां पर खपड़ी है कि ये हमारी प्रोटेक्शन थी, ऊपर आयरन डोम ये प्रोटेक्शन थी, नीचे शेल्टर। वो कह रहे हैं ये हमारे साथ हुआ क्या है। वो फारिग हो गए, मुझे बताइए क्या, वो तो अपने लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ही ये समझ रहे थे कि हम शेल्टर में घुस जाएंगे। वो फारिग हो गया, शेल्टर फारिग हो। अब इसराइल ने ऑफिशियली, उनके गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको बात को मान रहे हैं कि शेल्टर्स महफूज नहीं है। एक्सपोज कंक्रीट स्ट्रक्चर इनिशियली डिप्लॉयड टू शील्ड अगेंस्ट रॉकेट फायर। शील्ड इसको ऐसा समझा गया, डू नॉट प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। अब ये जो लॉन्ग रेंज और वो जो हाइपरसोनिक फतह मिसाइल आए हैं और बाकी खैबर शिकन मिसाइल आए हैं, और अब उन्होंने जो सिजिल लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो फायर किया है 12वीं वेव के अंदर, तो वो आगे उन्होंने उड़ा कर रख दिया। और उन्होंने कहा कि डेडली प्रेशर ये क्रिएट करते हैं और इसके लिए जरूरी नहीं कि ये डायरेक्ट भी आकर गिरे, ये साथ भी गिरेंगे तो तबाही मचाएंगे। होम फ्रंट कमांड एडमिट्स एक्सपोज्ड शेल्टर पोज डेडली रिस्क। और उन्होंने कहा शेल्टर कैन बिकम डेडली ट्रैप्स इवन इफ द मिसाइल डज नॉट फॉल डायरेक्टली नियर बाय। फलस्तीनियों ने मलबे से अपनी बॉडीज उठाई, फेस करना पड़ रहा है। फलस्तीनी मुहाजिर बने, फेस करना पड़ रहा है। और तीसरी बात क्या थी, एड सेंटर्स को इन्होंने डेडली ट्रैप, मुझे अच्छे तरीके से याद है यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये एड सेंटर्स इन्होंने डेडली ट्रैप बना दिए हैं फलस्तीनियों के लिए। आज इजरायली कमांड के सेंटर क्या कह रहा है, ये शेल्टर्स डेडली ट्रैप्स हैं। तो देखिए मैंने आपको हमेशा ये कहा कि एक चीज के ऊपर बिलीव है, और वो ये है कि जो ऊपर वाले का कानून है उसका भी तो ज़हूर होना है ना। और भाई यही रेड सी है, यहीं पर फिरौन गरक हुए हैं, तो ये दुनिया ना इनकी जागीर है, ना हमेशा से थी, ना इनकी रहनी थी। एक इनको मौका मिला था, इक़्तिदार मिला था, ताकत मिली थी, इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और लोगों के ऊपर जुल्म के नए नए रास्ते तलाश किए, ठीक है ना, यहां पर वायलेंस क्रिएट किया। इनको एक मौका मिला था, एक चांस मिला था, इन्होंने उसको जो गमाया है। और अब भी ये रुकने के लिए तैयार नहीं है, और ना ये रुकेंगे, इनकी सरशिस्त में नहीं है रुकना, ठीक है ना। इनकी पूरी तारीख पढ़ लें, जब तक वो ऊपर से कोड़ा नहीं बरसता ये नहीं रुकते हैं, सिर्फ ये ताकत की जुबान समझते हैं। और वही कुछ इनके साथ अब होने जा रहा है। पहले दिन से हमने ये बात की कि गजा की जंग रुक जाएगी तो ये बेहतर है। ये जितना जंग को आगे लंबा लेकर चलेंगे, मिनी इजराइल भी यहां पर नहीं बचना है। तो क्या आज आपको ये हालात नजर नहीं है? वो कह रहे हैं शेल्टर फारिग हुए हैं, इससे बड़ी कोई खबर है मुझे बताइए। और जरा ईरानियंस की खबर देखिए, जिनके हॉस्पिटल्स, सिविलियन बिल्डिंग्स डेलिबरेटली निशाना बन रही हैं, जानबूझकर उनको निशाना बनाया जा रहा है, हॉरिफिक बमबारी हो रही। जरा ईरान से भी, तेहरान से इन्होंने कहा इवैक्यूएट करें। ट्रीज हैव रूट्स इन द लैंड, इरानियंस रिफ्यूज टू फ्ली इजरायली वॉर। क्या तेहरान को कह रहे हैं इवैक्यूएट करें? उनका है कि वो दरख्त भी कभी अपनी लैंड छोड़कर जाते हैं, तो हम यहां से इवैक्यूएट करने वाले नहीं हैं। वहां पर दुकानें खुली हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी है, बॉम्बिंग ऊपर से हो रही है और वो बैठे हुए हैं, ठीक है। और अगली जो बड़ी आखिर में खतरनाक बात है कि इजराइल में स्टेज फॉल्स फ्लैग टू फोर्स यूएस इनटू ईरान वॉर, एक्सपर्ट्स वॉन। ये बड़ी खतरनाक बात है कि इजराइल जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है किसी अमेरिकी बेस के ऊपर, किसी अमेरिकी शख्सियत को यानी उनके नेशनल को निशाना बना सकता है।
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इजराइल की तारीख से भरी पड़ी है, ये कर सकता है। और ये खबर अब चल रही है, देखना कि उन्होंने बकायदा मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप विल होल्ड अ मीटिंग इन द व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम, वो मीटिंग करने जा रहा है। यूके कैबिनेट पुट ऑन हाई अलर्ट ओवर पॉसिबल यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान, प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉर ऑन ईरान ब्रेक आउट इन यूएस सिटीज एंड यूके। बरतानिया और अमेरिका दोनों के अंदर जब इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये इस वक्त बड़ी जो है ना खतरनाक बात है कि इसराइल जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। और इसराइल के अंदर मज़ामत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और ट्रंप क्योंकि वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी ट्रंप ने कहा कि आगे क्या होना ये सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे अलावा ये कोई नहीं जानता। यानी ऐसे ना अमेरिका चल सकता है ना दुनिया चल सकती है। यानी कि मैड किंग का, उसको मैड मैन का वहां पर खिताब दिया जा रहा है कि ये क्या बात हुई है, मतलब जंग छिड़ी है, लोग उसमें जानों से जा रहे हैं, यानी कि वो मैड मैन बनकर और एक अनप्रेडिक्टेबल और क्योस फैलाकर, जंगें फैलाकर वो इसको एंजॉय कर रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, मैं बताऊंगा कि आगे क्या होगा, उसको एंजॉय कर रहा है। तो खुद अमेरिकन इस बंदे से अब खौफजदा हैं कि ये हम किस बंदे को ले आए। सबसे पहला काम तो जंगें रुकाना था, सबसे पहला काम उसने ये किया कि मिडिल ईस्ट में जंगें छड़ी हैं जहां पर $7 ट्रिलियन से भी ज्यादा इनका नुकसान हुआ है, वहां पर जाकर जंगें, जो सबसे दुनिया का कम्प्लेक्स तरीन रीजन है, वहां बस कोई गया तो बस गया, वहां पर ऐसे कोई ड्रैग होता है ना, वहां पर लोग, मतलब यमनीज को देख लें, यमनीज को देख लें कब से लड़ रहे हैं और कब तक लड़ते रहेंगे। तो ये मिडिल ईस्ट है, ठीक है ना, ये कम्प्लेक्स तरीन रीजन है। और ट्रंप को मैं कहता हूं इसको कख पता नहीं है ईरान के बारे में, ये बातें भी अमेरिका में खुलकर हो रही, इसको कख पता नहीं है ईरान के बारे में। इसको जो भी नेतन्याहू ने फीड किया और वो ज़ायनिस्ट लॉबी ने फीड किया, अब जो माइक हॉकबे ने इसको लिखकर भेजा कि वो वही रिलीजन टच कि आप बस मसाया हैं और आप ही के जरिए ये होगा और ग्रेटर इजराइल बनेगा, और बस वो उसके अंदर जब वो आ गया है, ठीक है। तो इसलिए ये बंदा अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। और वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है, ये बंदा, ये अमन के लिबादे में आया हुआ। तो यहाँ से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का मौका वाज़ेह है, रीजनल पार्टनर्स तैयार हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे खतरा इस बात का है कि अमेरिका हमला करेगा, क्योंकि जो जंग उन्होंने छेड़ी है ये मामला खतरनाक हुआ है। क्योंकि अब उनकी एरोगेंस है कि अगर हम यहाँ से पीछे हटेंगे तो फिर शिकस्त फाश है, तो इसलिए वो आगे जाने की कोशिश करेंगे और वो मजीद मिसकैलकुलेशन करेंगे। आज भी अगर ये देखें तो मामला हल हो सकता है, यूरोपियंस को इन्वॉल्व किया जाए, भाई मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं, ईरान डील करने के लिए तैयार है, ठीक है, रशिया ऑफर कर रहा है, चाइना ऑफर कर रहा है डील सीज़फायर की बात, ठीक है, मामला हो जाएगा। 2-4 मिसाइल उन्होंने मारे, इधर से हमला हुआ, उनको सबक सिखा दिया गया, ठीक है। और इसराइलियों को भी पता चल गया कि लड़ना हमारे पास की बात नहीं है, वो नेतन्याहू को उठाकर फेंके, अभी भी इस जंग को रोका जा सकता है। लेकिन अगर इसी पे रहना है कि ग्रेटर इजराइल होगा और हम डोमिनेंट होंगे और अमेरिका आकर किसी को भी मलिया मेट कर सकता है, तो ये चलने वाला नहीं है मंत्रा, ये मंत्रा चलने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रखा करें, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।